एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12th के लास्ट लेक्चर्स में कुछ डिसीजेस पढ़ी थी, जिसमें कि हमने एड्स पढ़ा था और उससे पहले कुछ हमने और डिसीजेस देखी थी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ या फिर हमने पढ़ा था वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू हो रही थी। अब ये लास्ट टॉपिक हम अपना पढ़ते हैं जो कि हमारा है कैंसर। कैंसर में हम देखते हैं कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज। कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए कैसी है, ये बहुत ही ज़्यादा एक हार्मफुल डिसीज़ है, ठीक है। विच कॉज द हार्मफुल इफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करती है। उसके साथ साथ विच लीड्स टू द डेथ। अगर सपोज कैंसर कॉज हो जाता है ना, तो अभी कुछ हम इसमें अपनी टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक नॉर्मल सेल होगी और एक हमारी कैंसर सेल होगी। जो हमारी नॉर्मल सेल है, हमें पता है उसमें क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, ग्रोथमेंट होती है या डेवलपमेंट उसमें कंटिन्यू चलता रहता है। सेम एज हमारी कैंसर सेल के साथ होता है, उसमें भी कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम देखते हैं इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल सेल में भी हो रहा है, ठीक है, बट वो क्या नहीं कॉज कर रही, डिसीज कॉज नहीं कर रही। मतलब जो भी नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग का कंटिन्यू वे में चलता जा रहा है। बट अगर आप जब कैंसर सेल का जब डेवलपमेंट देखोगे तो उसमें क्या कॉज कर देगा, विच लीड टू अ डिसीज, विच लीड्स टू अ, मतलब डिसीज तो कॉज कर ही रहा है, साथ साथ उसके साथ कॉज और क्या कर देगा, डेथ, ठीक है। जो कि कैसी हो जाएगी, ऐसा हार्मफुल हो जाएगी, हार्मफुल इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पहले ना वह बॉडी में हमारी कुछ सेल्स होती हैं। सेल में क्या होती है, जब अ ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गेन्स बनता है। ये हम क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था कि पहले सेल होते हैं, सेल मिलके पूरा एक अपना टिश्यू बनाते हैं, देन फिर एक ऑर्गेन बनाता है, ठीक है। अब ये सेम है, जिसके आगे ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद पूरी बॉडी बन गई। जब एक पूरी बॉडी बन जाती है ना, तो इन सेल को, टिश्यू को और एक ऑर्गेन को क्या होता है, कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अगर हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी कंटिन्यू वे में क्या होती हैं, चलती रहती हैं। बट सपोज अगर वही नॉर्मल सेल क्या हो जाए, कैंसर सेल में चेंज हो जाए, तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का फंक्शन होता है इन सेल, टिश्यू और ऑर्गेन का, जो अपने जैसे कोई सेल होती है तो वो क्या करती है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करती है। साथ साथ जो टिश्यूज होंगे वो भी अपना एक स्पेशल फंक्शन करेंगे, उसके बाद ऑर्गेन भी करेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ जो हमारी नॉर्मल सेल होंगी ना, नॉर्मल सेल जब कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कैंसर सेल में, तो वो क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, या फिर आप लिख सकते हो कि ब्रेकडाउन ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो इन फंक्शन और हमारा मतलब फंक्शन किसके थ्रू कैसे कह सकते हैं कि जो भी हमारी सेल, ऑर्गेन और टिश्यू के थ्रू जो भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं, जो परफॉर्म हो रहे हैं बाय इजीली फॉर्म में, बट कौन परफॉर्म कर रहा है, एक मैकेनिज्म फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो उसी मैकेनिज्म को जो कैंसर सेल होती है वो क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, उसको तोड़ देती है। ये हमारा क्या होता है, कैंसर सेल्स के फॉर्म में होता है। अच्छा, जब हमारी की कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो कुछ हमारी जो नॉर्मल सेल होती है, जब वो कंटिन्यू ग्रो करती हैं, उसमें हम बोल सकते हैं कि कुछ वो क्या करती हैं, कुछ कैंसर्स मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, ट्यूमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्यूमर। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो सेल ऑफ मास, सेल ऑफ मास। जब हमारे कंटिन्यू वे में फॉर्म होते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, ट्यूमर कहलाते हैं। ट्यूमर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा बेनाइन ट्यूमर और एक होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो उसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस, मींस बेनाइन जो ट्यूमर होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो ओरिजिनल रहती है और फिक्स्ड रहती है, ठीक है। अगर सपोज कोई भी मतलब बेनाइन ट्यूमर या फिर एक कोई सेल ऑफ मास उस जगह ग्रो हो रहा है, जैसे सपोज अगर लीवर की साइड फॉर्म हो रहा है,
तो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या रहेगी, सिर्फ लिवर ही रहेगी, या फिर उसकी अगर पेनक्रिया है या स्टमक है तो सिर्फ उसकी ओरिजिनल पोजीशन या फिर लोकेशन कहाँ रहेगी, उस पेनक्रिया और उसमें स्टमक में ही रहेगी, ठीक है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अ मास ऑफ प्रोलिफरेशंस। प्रोलिफरेशन समझते हो, प्रोलिफरेशंस का मीनिंग होता है कि डेवलपमेंट्स ऑफ द सेल, सेल ऑफ मास, मतलब मास तो अगर सपोज एक सेल है, जैसे यहाँ पे एक सेल है, अब इस एक सेल ने हम तो मतलब इतना पता है हमें, जब हम डिवीजन पढ़ते हैं तो माइटोसिस और म्योसिस पढ़ते हैं तो उसमें एक नॉर्मल डिवीजन होता है कि माइटोसिस होता है तो वो 2 डॉटेड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, वेयर एज जब म्योसिस डिवीजन होगा तो 1 सेल से फॉर्म करेगी 4 डॉटेड न्यूक्लियाई का, तो एक नॉर्मल डिवीजन है। बट उसमें कैसा होता है, अनकंट्रोल डिवीजन होता है, जिसकी मतलब आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इस टाइप से उसमें डिवीजन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि अब मास ऑफ प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मीन्स जब उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है मास ऑफ सेल में, कॉल्ड ट्यूमर, वो क्या कहलाता है, ट्यूमर। इसमें मतलब मेलिग्नेंट और बेनाइन में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमने पढ़ा ओरिजिनल लोकेशन, बट बेटा ये क्या करेगी, ये यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रांसफर, 1 एरिया टू अनदर एरिया। इसमें एक टर्म प्रोनाउंस करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी इसका टर्म क्या होता है। उसके बाद पहले आप यहाँ सेकंड पॉइंट देख लीजिए कि बेनाइन ट्यूमर में सेकंड पॉइंट क्या होता है कि डू नॉट स्प्रेड्स और टू द अदर सेल्स या अदर पार्ट ऑफ बॉडी। हम बोल सकते हैं, अभी हमने बोला कि उसकी स्पेसिफिक या ओरिजिनल एक लोकेशन है, फिक्स है कि वहीं पे वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, बाकी अदर पार्ट्स में वो मूव नहीं करेगा। उसके बाद जब मूव ही नहीं करेगा तो नेचुरल सी बात है क्या होगा, लिटिल डैमेज होगा, ज़्यादा डैमेज मतलब कोई भी हमारे पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में हमारा क्या नहीं होगा, ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी टिश्यू या सेल हमारे डैमेज नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि जब वो ट्रैवल ही करके नहीं जाएगा तो नेचुरल सी बात है नहीं होगा। बट इसमें क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा 1 पार्ट्स टू अदर पार्ट्स या 1 एरिया टू अदर एरिया बोल सकते हो, ठीक है, विच कॉज अ मोर डेंजरस भी होता है हमारे लिए और क्या होता है, डैमेज भी होता है। मतलब जब आप देख रहे हो कि ब्लड होते हैं या लिम्फेटिक वेसल्स, जहाँ पे लिम्फेटिक ट्यूब के थ्रू जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जिस पोर्शंस में आर्टरीज और वेन्स जहाँ नहीं जा पाती वहाँ पे हमारी कुछ लिम्फेटिक ऐसी वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक, या आपने यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा होगा लिम्फेटिक वेसल्स, तो जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक ही तो है, ठीक है, तो वो आर्टरी और वेन का ही काम करती हैं, ट्रांसलोकेशन का काम करती हैं, एक जगह से किसी भी सब्सटेंस को दूसरी जगह में ट्रांसफर कर देती हैं, तो ये कौन कर देती है, लिम्फेटिक वेसल्स, किसको, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर को, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पहले तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होती है, मोस्ट ड्रेडेड डिसीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, विच लीड टू द डेथ को कॉज कर देती है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कुछ जो भी मतलब एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, नॉर्मल सेल होगी कंटिन्यू वे में हमारा क्या चलेगा, एक मैकेनिज्म परफॉर्म होगी, बट जब हमारा क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगी कैंसर सेल में तो वही रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्टॉपेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने अपना कुछ डिफरेंस देखा जो कि हमारा बेनाइन ट्यूमर को लेकर है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर को लेकर है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, उसमें एक वर्ड आता है इसमें यहाँ पे हमारा मेटास्टैटस। मेटास्टैटस क्या होता है, मेटास्टैटस का मीनिंग होता है कि मतलब जो हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, मतलब हमने पढ़ा अब प्रोलिफरेशन ऑफ द मास ऑफ जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वही हमारे ट्यूमर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे मेलिग्नेंट जो ट्यूमर्स हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में हम क्या समझ रहे हैं, ट्यूमर्स हमारा क्या है, मतलब अ ग्रुप ऑफ मास है जो कि अफेक्टेड है किसके थ्रू, जो भी मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होंगे, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन से कॉजेज होते हैं, किसके थ्रू कैंसर कॉज हो रहा है, ठीक है। तो जो ट्यूमर्स के फॉर्म में है वो क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर 1 एरिया टू अनदर एरिया, ये बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। बाय किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, ये हमारा ब्लड के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, और अभी हमने एक और पढ़ा था इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होगा, और एक ट्रांसफर होगा लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि कॉजेज ऑफ द कैंसर, कौन कौन से कॉजेज ऐसे होते हैं कि पूछे जाते हैं, ठीक है।
ये एक नंबर के लिए आप ध्यान रखना है, मेटास्टेटिस क्या होती है, 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द मेटास्टेटिस। अब हमें पढ़ना है कॉजेज, कौन कौन से कॉजेज होते हैं ऑफ द कैंसर सेल के। तो फर्स्ट कॉजेज जो है वो हमारा है फिजिकल, कॉजेज ऑफ कैंसर। फर्स्ट कॉजेज कौन सा है हमारा, फिजिकल हो सकता है। सेकेंड वन इज केमिकल हो सकता है, मतलब केमिकली भी। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं अपना, जैसे मतलब कुछ हमारी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, रेडिएशंस के थ्रू भी क्या होता है, कैंसर कॉज हो सकता है। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारा नॉन आयोनाइजिंग, कुछ हमारी आयोनाइजिंग और कुछ हमारी नॉन आयोनाइजिंग क्या होती है, रेडिएशंस होती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो होती है हमारी यूवी रेज। कौन सी होती है, यूवी रेज। बट जो हमारी आयोनाइजिंग होती हैं, जैसे हमारी एक्स रेज हो गई और हमारी गामा रेज हो गई। तो जो एक्स रेज और गामा रेज होती है वो हमारी आयंस के फॉर्म में होती हैं। जो रेडिएशंस, मतलब जब आयंस के फॉर्म में जब रेडिएशंस आती हैं तो कैंसर कॉज होता है, ठीक है। अगर सपोज जो हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो हमारी क्या कॉज करेंगे, यूवी रेज, विच कॉज द डैमेज ऑफ डीएनए। ये क्या करती है हमारी, डैमेज ऑफ डीएनए, डीएनए को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कुछ केमिकली अगर हम बात करते हैं तो केमिकली में हम कुछ पढ़ेंगे इसमें कार्सिनोजन एजेंट्स का मीनिंग क्या है, एजेंट्स का मीनिंग वो होता है कि मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या क्या करते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस में क्या होंगे, कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जो कैंसर कॉज करेंगे। इसमें केमिकली वे में अगर आप लोगे, केमिकली वे में अगर आप लेते हो टोबैको, स्मोक किया जाता है, स्मोकिंग की जाती है, ठीक है, उसके थ्रू ये भी सब क्या है, ये केमिकली है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कैंसर कॉज हो जाता है। अब आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, ये हमारे डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या कॉज होता है, लंग कैंसर कॉज होता है। क्या होता है, लंग कैंसर, ठीक है। हमारे डायरेक्टली क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करेंगे, ठीक। के बाद अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती हैं ट्यूमर में, ट्यूमर कैसे बना लेती है ये, ठीक है। तो ये हमने कॉजेज कुछ पढ़े थे इसमें। अब हम देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल सेल है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है हमारी ट्यूमर में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल सेल बनाया, नॉर्मल सेल में हमें पता है हमारा क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर से बनाया, दिस इज कॉल्ड द प्रोटो ऑन्कोजीन। अभी हम पढ़ेंगे ऑन्कोजीन क्या होता है, मतलब स्टडी ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। आप ये ध्यान रखना कि अगर स्टडी करते हैं हम किसकी, कैंसर की, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो ये जो ऑन्कोजीन होते हैं ना, यहाँ पे ये हमारे नॉर्मल सेल में प्रेजेंट हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर से बनाया हुआ, दिस इज कॉल्ड द सप्रेसर जीन। ये क्या करेंगे, सप्रेसर जीन करेंगे, ठीक है। मतलब सप्रेसर जीन होते हैं ये क्या करते हैं, जो सप्रेसर जीन होते हैं वो नॉर्मल सेल में क्या करेंगे, जो प्रोटो ऑन्कोजीन होगा वो क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करके रखेंगे। बट जैसे ही यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऐड हो जाएगा किसका, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है, कोई भी केमिकल एजेंट या कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, जब हम अपनी बॉडी में किसी भी केमिकल सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, जैसे सपोज अगर हमने टोबैको खाना स्टार्ट कर दिया या स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए, तो हम क्या होगा कि जो हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन होंगे दे आर कन्वर्ट इनटू अ ऑन्कोजीन। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन में। एंड आप देखोगे यहाँ पे जो सप्रेसर जीन होगा ना, वो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो अब जो प्रोटो ऑन्कोजीन की जो एक्टिविटी है या उसका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है या फंक्शन है, तो वो कौन स्टार्ट कर देगा, ऑन्कोजीन। अब ऑन्कोजीन क्या करेगा, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी ऑफ द सेल ऑफ द मास की। जो भी हमारे सेल्स हैं उसमें अगर सपोज अगर वो उसमें डिवीजन एक सेल से दो सेल में हो रहा होता है, तो वहाँ से वो एक सेल से ही वो कितनी 5-6
मतलब सेल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। 5-6 से फिर 10-12 बन जाती हैं, फिर बहुत सारी बन जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना। पहले हमने पढ़े नॉर्मल सेल, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं, नॉर्मल सेल, और एक हम बात करते हैं यहाँ पे कैंसर सेल, कैंसर सेल्स की में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल सेल में आप देख रहे हो यहाँ पे सप्रेसर जीन प्रेजेंट है, बट जो कैंसर सेल होते हैं उसमें सप्रेसर जीन क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है। क्यों? जैसे ही कार्सिनो जब सब्सटेंस अपनी हम बॉडी में इनटेक करते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और वो वहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि प्रोटोऑन्कोजीन अभी नॉर्मल कंडीशन पे पड़ा है, जब वो नॉर्मल उसमें है, बट जैसे ही कोई कार्सिनो सब्सटेंस अपनी बॉडी में लिया तब वही प्रोटोऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन्कोजीन में, जो कि क्या कर देगा, अनकंट्रोल्ड से मतलब ग्रोथ होने लगेगी इसमें। ठीक है, इसमें आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हो कि नॉर्मल सेल जो होता है वो मतलब एक कंटिन्यू वे में एक स्टेप बाय स्टेप करके डेवलपमेंट करता है या उसका डिवीजन होता है, बट कैंसर सेल में कैसा डिवीजन होता है, एक अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन होता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस हमने पढ़े कि नॉर्मल सेल के और कैंसर सेल के। उसके बाद हमने देखा कि एक नॉर्मल सेल किस तरीके से ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इसमें ये देखा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टडी भी देखी कि स्टडी ऑफ हमारी कैंसर क्या कहलाती है। अब हम देखते हैं इसका यहाँ पे डायग्नोसिस, कि हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको एक टर्म देखना है यहाँ पे, बायोप्सी। बायोप्सी 1 मार्क्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? अभी हमने सेल पढ़े थे, टिश्यू पढ़े थे और ऑर्गेन पढ़े थे, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपको सेम एज यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी, एक आएगा यहाँ पे आपका हिस्टोपैथोलॉजी। अगर आपको साइटोलॉजी याद आ रहा हो तो साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, और हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यूज। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द टिश्यूज मतलब टिश्यू की स्टडी करना, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब हिस्टोलॉजी में आता है वो। हिस्टोपैथोलॉजी का क्या मीनिंग है? हिस्टोपैथोलॉजी का हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे सस्पेक्टेड पोर्शंस होते हैं या फिर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ पेनिंग वगैरह हो रही है, या फिर यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा मतलब सस्पेक्टेड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम कॉज्ड हो रही है, तो उन पार्ट्स में क्या किया जाता है, ब्लड, उसका ब्लड ले लो, उसमें वहाँ पे टिश्यूज़ ले लो, ठीक है, मतलब उसके टिश्यूज़ में टाइप से जब ले लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसमें वहाँ पे एक स्टेनिंग की जाती है। उनमें पहले तो एक थिन स्लाइसिंग की जाएगी, इसमें यहाँ पे पहले तो इनके टिश्यू के पार्ट को थोड़ा सा कट किया जाता है, उसके बाद इनकी थिन स्लाइस की जाती है, थिन स्लाइसिंग की जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें स्टेनिंग की जाती है। क्या की जाती है, स्टेनिंग करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप में इसको हम चेक करते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या इनमें डिवीजन एक नॉर्मल सेल्स की तरह हो रहा है या फिर इनमें डिवीजन कैसा हो रहा है, एक कैंसर सेल की तरह हो रहा है। अभी नॉर्मल डिवीजन और कैंसर में डिवीजन हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल में होगा तो इक्वेशनल वे में होगा, माइटोसिस फॉर्म में, रिडक्शनल वे में होगा, म्योसिस फॉर्म में, बट अगर जब कैंसर सेल में हो रहा है तो अनकंट्रोल्ड मैनर में होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ब्लड में, टिश्यू में या फिर किसी भी ऑर्गेन को लेकर जब आप उसको कट करते हो और आप उसकी थिन स्लाइसिंग करते हो, देन आप उसमें अंडर द मतलब स्टेनिंग करने के बाद आप उसमें देखते हो अंडर द माइक्रोस्कोप में, तब आपको एनालाइज हो जाता है कि वो किस तरीके से अपना डिवीजन कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से अपना क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। जैसे ही वो डिवीजन करेगा तो आप उसी मेथड्स को क्या बोलते हो, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो सेम एज बायोप्सी भी यही मेथड होता है कि ब्लड को लेके और मतलब जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको लेके एक ऐसा एनालाइज करना कि किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट ऑफ हमारी सेल हो रही है, वो हमारी किस में आती है, बायोप्सी में आती है। सेकेंड पॉइंट इज हमारा क्या होता है इसमें, सीटी स्कैन किया जाता है। थर्ड वन इज हमारा क्या होता है, एमआरआई। सीटी स्कैन मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, इसको ग्राफी भी बोल देते हैं। उसके बाद आप देखिए एमआरआई क्या होता है, एमआरआई होता है हमारा क्या होता है यहाँ पे हमारा मैग्नेट रेजोनेंस
मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है एमआरआई की। सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई किया जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी हमारे सब्सटेंस क्या किए गए हैं, ये इसके थ्रू हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होता है ऑफ द कैंसर का। अब हम अपना देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की, किस तरीके से हम कैंसर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट तो इसका हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स। सेकेंड वन इज हमारा क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे आप इसमें इम्यूनोलॉजी भी करके बता सकते हो, वो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना ही, उसको स्ट्रांग बनाना ही, ठीक है। और फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सर्जिकल मेथड्स का मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि कुछ भी जो भी हमारे सस्पेक्टेड एरियाज होते हैं या फिर जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसी डिसीजेज या कुछ भी ऐसे हमें सिम्टम्स शो होते हैं, तो वो हम वहाँ पे हम क्या करा सकते हैं उसको, मतलब जब वो बहुत आगे की कंडीशन बढ़ जाती है, अगर कैंसर को जो अगर मतलब इसका हम ट्रीट करें ना, तो पता है कैसे हो सकता है, अगर ये स्टार्टिंग स्टेज में पता चल जाए तो हम इसका ईजिली से हम इसकी क्योर कर सकते हैं, बट अगर ये बहुत एंडिंग तक चला जाए ना, तो डेफिनेटली ये क्या कॉज करेगा, डेथ ही कॉज करेगा। कितनी भी आप इस पर सर्जिकल मैथड कर लो, इम्यूनाइजेशंस कर लो, कोई भी इसमें मतलब नहीं काम कर पाएगा। थर्ड वन इसमें हमारा क्या आता है, कुछ रेडिएशंस होती हैं, कीमो रेडिएशंस, या इसको आप रेडिएशंस थेरेपी भी बोल सकते हो। अगर आपने सुना हो कि जब थेरेपी दी जाती है, कीमो रेडिएशन, मतलब कुछ स्नेक होते हैं जो जिनके पॉइजन इस कैंसर सेल को मारने के लिए दिया जाता है, तो उसमें उनकी सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स शो होते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, सबसे पहले तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हेयर फॉल भी हो जाता है, साथ साथ धीरे धीरे सारे हेयर ही लॉस हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज क्या है हमारा, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। यहाँ पे पहले हमने इसमें डायग्नोस देखा, जो कि हमने सीटी स्कैन देखा, एमआरआई देखा, हमने इसमें हिस्टोपैथोलॉजी देखा, बायोप्सी। अलग से आपसे नहीं पूछेगा कि डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है या बताना है या फिर किस मेथड से किया जाता है। आपसे सिंपली मेथड्स में आपको दे देगा कि डिफाइन द हिस्टोपैथोलॉजी, ये डिफाइन द बायोप्सी, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। और एमआरआई और सीटी स्कैन की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देन ट्रीटमेंट्स ऑफ द कैंसर, 3 मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड, इम्यूनाइजेशंस, मतलब इम्यूनिटी को ही अच्छा करना स्टार्टिंग से ही। उसके बाद कुछ कीमो रेडिएशंस थेरेपीज होती हैं जो कि रेडिएशंस के थ्रू ही दी जाती हैं। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, हेयर फॉल होता है, एनीमिया। उससे पहले अभी मैंने आपको बताया कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चल जाए, और ये कैसे पता चलेगा, जब हम अपना जैसे 1 to 2 months या 2 to 3 months में अगर हम अपना डेली चेकअप कराएं, रूटीन चेकअप अगर कराएं, तो हम इजीली से हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या है, ठीक है, जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या फिर उसमें मतलब अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ हो रही है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो शो नहीं होते हैं, तो वो हमारा जब चेकअप होता है तो उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे ईजीली पहले अगर पता लग जाए तो आपका हो सकता है उस बहुत अच्छे से बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, बट अगर नहीं पता लगे तो डेफिनेटली डेथ ही कॉज्ड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कैंसर वाला टॉपिक फिनिश हुआ। यहाँ पे हमने अपना पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर फिनिश किया है, जिसमें हमने कुछ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखे। मोस्ट ऑफ मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके किसको लेके बनेंगे, या तो कैंसर सेल को, एड्स वाला जो पूरी हमने एड्स की साइकिल पढ़ी थी, किस तरीके से वो फॉर्म हो रहे थे, कैसे बन रहे थे। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा, उसमें हमने कुछ इम्यूनिटी भी पढ़ी थी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, जो कि आपकी 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की कभी कभी पूछी जाती है। उसके बाद हमने इसमें प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी, कभी कभी पूरी लाइफ साइकिल दे देता है, कभी कभी शॉर्ट नोट पे दे देता है। उसके बाद हमने कुछ एड्स, मतलब एड्स नहीं, उसमें हमने वो पढ़ा था प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके थ्रू जो डिसीजेज पढ़ी थी ना, वो आपकी पूरे 1 मार्क्स में ही आती हैं। उसका 1 मार्क्स के लिए तैयार करिए। यहाँ पे अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।